हेलो गाइस, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्तिक बायोलॉजी क्लासेस। मैं अमरजीत और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन के बारे में। तो युग्मक जनन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम स्पेशली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी नर युग्मक जनन के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है गैमेटोजेनेसिस के बारे में, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गैमेटोजेनेसिस है क्या, यानी युग्मक जनन कैसे कहते हैं। ठीक, तो आप पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ने से पहले आपको बताया गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। स्पेशली कुछ सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनमें क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हम मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम टेस्टिस कहते हैं, ब्रिसड कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम ओविस कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक, तो युग्मक जनन क्या है, ब्रिसड अथवा अंडाशय में उपस्थित जनन कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रियाविधि को युग्मक जनन कहते हैं। अगर हम मेल में बात करें, अगर प्रक्रिया ब्रिसड में होती है, ब्रिसड में युग्मक जनन होता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर प्रक्रिया अंडाशय में होती है तो इसको हम ओजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यानी नर में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं और मादा में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। तो आज हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, यानी शुक्र जनन के बारे में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं शुक्र जनन के बारे में, और बहुत ही सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आपको बताते हैं कि शुक्र जनन क्या है और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया नर में कैसे की जाती है। तो बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए लगातार स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस। तो आइए हम शुरू करते हैं शुक्र जनन के बारे में। शुक्र जनन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि शुक्र जनन पढ़ने से पहले आपको टेस्टिस के बारे में बिल्कुल अच्छे से जान लेना चाहिए। इसके लिए आप चैनल पे जा करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं, सारी चीजें उसमें आपको विस्तृत बताई गई हैं। ठीक, तो शुक्र जनन है क्या, आइए देखते हैं सबसे पहले शुक्र जनन के बारे में। शुक्र जनन की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं कि मेल की टेस्टिस में होती है। ठीक, टेस्टिस में कहाँ होती है, टेस्टिस में कुछ इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं शुक्र जनन नलिका। तो हम कहाँ पहुंचे हैं, ब्रिसड में, टेस्टिस में। टेस्टिस से कहाँ गए, टेस्टिस के अंदर हम कहाँ चले गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स शुक्र जनन नलिका में। ठीक, शुक्र जनन नलिका में जब आप जाएंगे तो शुक्र जनन नलिका में एक सेल्स होती है जिसका नाम, एक लेयर होती है जिसका नाम है आपका जर्मिनल एपिथेलियम। इसका नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। ये कहाँ है, ये कहाँ है, टेस्टिस। सबसे पहले आप कहाँ आए, युग्मक जनन पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानना आवश्यक है। अब देखिए, सबसे पहले तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस, जहाँ पे युग्मक जनन होगा। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, शुक्र जनन नलिका होता है। शुक्र जनन नलिका की जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम यानी जननी के एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। इस जर्मिनल एपिथेलियम में 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसमें एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, पहली सेल्स क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड जो सेल्स होती है उसका नाम है सर्टोवली सेल्स। ठीक, तो जो आउटर लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम की, उसमें 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट सेल का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड सेल आपका क्या है, सर्टोवली सेल।
तो मैंने जब टेस्टिस को पढ़ा रहे थे तो बताया था उसमें कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वह बाद में चल करके गैमेटोजेनेसिस करती है, युग्मक का निर्माण करती है, और जो सरटोली सेल्स होती है मैंने आपको बताया था ये जो कोशिकाएं होती हैं स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक, इतना आपको समझ में। अब आइए देखते हैं सरल लैंग्वेज में शुक्रजनन क्या है। तो वृषण की जननिक एपिथेलियम में उपस्थित कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं के निर्माण करने की प्रक्रिया को शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की एक सरल परिभाषा बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं कि प्रक्रिया कहाँ हो रही है, जननिक प्रक्रिया कहाँ हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्रजनन नलिका में, शुक्रजनन नलिका में कहाँ हो रही है, जननिक एपिथेलियम में। तो वृषण में उपस्थित जननिक एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। या आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि वृषणों में उपस्थित जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्मित करने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं। ठीक, या शुक्राणुओं के निर्मित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्रजनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो कहाँ रहा है, इनसाइड द टेस्टिस। इनसाइड द टेस्टिस कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किससे होगा, जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम में कहाँ से होगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक, तो शुक्रजनन की परिभाषा आपको क्लियर हुई। आइए देखते हैं कैसे होता है शुक्रजनन की प्रक्रिया। और मैं आपको बता दूं कि गैमेटोजेनेसिस तभी होगा जब व्यक्ति वयस्क हो जाएगा, यानी एडल्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास होता है। वे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वह एक हार्मोन्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वह रिलीज होता है टेस्टिस से, जो क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ाता है, जिसके कारण व्यक्ति स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। तो जैसे ही वयस्क अवस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, 4 हार्मोन्स लिखे गए जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग और एंड्रोजन। ये 4 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं, इन्हीं की देख रेख में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वह पूर्ण रूप से क्लियर होता है, संपन्न होता है। ठीक, तो जैसे ही व्यक्ति वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है, इन चारों हार्मोन्स के द्वारा, कौन कौन से, गोनाडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग, फोलिकल स्टिमुलेटिंग और एंड्रोजेंस, ये जो हार्मोन्स होते हैं यह जो है स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, और इन्हीं की देख रेख में, इन्हीं के नियंत्रण में जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, शुक्रजनन की प्रक्रिया है, वह बिल्कुल अच्छे ढंग से संपन्न हो पाती है। ठीक, तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 चरणों में पूरा होता है। तो शुक्रजनन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 2 चरण में। फर्स्ट स्टेप को हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कहते हैं एंड सेकंड स्टेप को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है एंड सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो एक गतिशील संरचना है जिसको हम नर युग्मक के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्रजनन के कितने स्टेप्स हैं, 2, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो आइए हम इन दोनों चरणों को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के बारे में, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक, तो यहाँ आप एक फिगर देख रहे हैं जो यह प्रदर्शित करता है कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे संपन्न की जाती है। ठीक,
तो यहां से आप देख सकते हैं यह क्या है, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है। यह क्या है, एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है। यह सेल पाई कहाँ जाती है, वृषण में। वृषण में कहाँ पाई जाती है, शुक्रजनन नलिका में। शुक्रजनन नलिका में कहाँ पाई जाती है, उसके आउटर लेयर जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वह क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वह बनती कैसे है। तो मैंने आपको बताया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, उनमें जो है जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं वह बार बार समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। तो शुक्रजनन नलिकाओं में उपस्थित कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2n कंडीशन में होती हैं यानी द्विगुणित अवस्था में पाई जाती हैं। तो वह द्विगुणित वही जो कोशिका द्विगुणित मैंने आपको बताया कि बार बार समसूत्री विभाजन करके बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो कहाँ है, शुक्रजनन नलिका में है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इन सब के बारे में। तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स का सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहले तो आप यहाँ जान लीजिए कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स, वह पूर्ण रूप से 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक, जो स्पर्मेटिड्स बनने की प्रक्रिया है वह कितने स्टेप में पूरी होती है, 3। पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। तो स्पर्मेटिड्स बनने का जो प्रोसेस है उसके 3 स्टेप होते हैं। फिर से एक बार आप समझिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप पढ़ रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्रजनन। शुक्रजनन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला जो प्रोसेस है वह स्पर्मेटिड्स बनने का है और दूसरा जो प्रोसेस है वह स्पर्मियोजेनेसिस का है, शुक्र कायंत्रण का है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यानी स्पर्मेटिड्स के बनने की प्रक्रिया के बारे में। तो स्पर्मेटिड्स का जो निर्माण होता है वह 3 चरणों में होता है। 3 चरण कौन कौन से मैं आपको बता दूं। फर्स्ट जो स्टेप है उसको हम मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, गुणन प्रवस्था कहते हैं। दूसरी जो प्रवस्था है उसको हम ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं, वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। तीसरा जो प्रवस्था है उसको हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं यानी गुणन प्रवस्था कहते हैं। तो स्पर्मेटिड्स बनने के कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड स्टेप को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज। और थर्ड स्टेप को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज। तो इस तरह से गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था के पश्चात स्पर्मेटिड्स का निर्माण किया जाता है। स्पर्मेटिड्स क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्म का निर्माण कर लेता है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है, गुणन प्रवस्था किसे कहते हैं। तो नाम से आपको पता है गुणन मतलब बार बार क्या करेगा, टूटेगा। तो इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स 2n कंडीशन में होता है वह क्या करता है, बार बार समसूत्री विभाजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करता है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। और आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, समसूत्री विभाजन उसे कहते हैं कि जब एक जनन मातृ कोशिका 2 कोशिकाओं में बट जाए और प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन यानी समान गुणसूत्रों का विभाजन। तो यहां तक आप देख रहे हैं यह 2n कंडीशन में है और ये चारों कोशिकाएं भी 2n कंडीशन में है। ठीक, यानी यहां जो है मियोसिस सेल माइटोसिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन कितनी बार हो रहा है, 2 बार।
एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, एक कोशिका शुद्ध हुई, गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उतना ही है। फिर क्या किए, दोनों कोशिकाएं भी समसूत्री विभाजन की और कितना बना ली, 4 कोशिकाएं बना ली। 4 लोगों से बताया कि बहुत सारी कोशिकाएं इसी तरह से बनती रहती हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में मल्टीप्लिकेशन हुआ यानी समसूत्री विभाजन हुआ और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ एक कोशिका टूट गई 2 में और दोनों टूट गई 4 में, और जो चारों कोशिकाएं बनी हैं इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, प्राथमिक जननी कोशिका कहते हैं। ठीक, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं उसमें क्या होता है, कुछ भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है, कुछ भोज्य पदार्थ इकट्ठा होते हैं। फिर क्या होता है, कुछ भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके यह जो है धीरे धीरे वृद्धि करता है, आकार में बढ़ता है। आकार में बढ़ने के बाद इसका वृद्धि अवस्था समाप्त हो जाता है। वृद्धि अवस्था में क्या होता है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। जब आकार में वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि अवस्था समाप्त। फिर कौन सी स्टेज आती है, मैच्योरेशन फेज आती है, परिपक्वन अवस्था आती है। परिपक्वन अवस्था में क्या होती है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है अब उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, कि जब एक जनन कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में बट जाए और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी 2n से कन्वर्ट हो जाए किसमें, n में। तो मैच्योरेशन में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी है उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। और जानते हैं कि मियोसिस के 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है, और मियोसिस सेकंड में क्या होता है, जो कोशिकाएं बनी है वह हैप्लॉइड कंडीशन में ही ऑलरेडी बने रहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट हुआ यानी सेल्स जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वह 2n से n में परिवर्तित हो गई। और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के दौरान क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी उसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होगा। मियोसिस सेकंड के बाद क्या होता है, एक कोशिका से 2 और कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होने के बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बन गए, 4। ठीक, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 क्या बन गई, स्पर्मेटिड्स बन गई। कब बनी, जब वह 2n से n में कन्वर्ट हो गई। 2n से n तक कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड करना पड़ा। ठीक, तो स्पर्मेटिड्स बन गए। चारों क्या है, अभी जो दिखाई पड़ रहे हैं सारे चारों क्या है, स्पर्मेटिड्स हैं। तो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। एंड सेकंड स्टेप में आपको बताऊं क्या है, सेकंड स्टेप को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, शुक्र कायांतरण कहते हैं। और इसी को स्पेशली हम शुक्र जनन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब क्या होगा, जो स्पर्मेटिड्स बने हैं वह गोल हैं और कैसे हैं, आगतिशील हैं, नॉन मोटाइल कंडीशन में हैं। अब ये क्या होंगे, शुक्र कायांतरण करेंगे तो स्पर्मेटिड्स से गतिशील संरचना शुक्राणुओं में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, शुक्र कायांतरण कहते हैं। तो शुक्र कायांतरण में क्या होगा, जो स्पर्मेटिड्स बने हैं अगतिशील संरचना में गोल कंडीशन में है वह कुछ इस तरह की संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि चल होते हैं, इनके पास चलने की क्षमता होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो एक सेल से कितने स्पर्म बन गए, 4 स्पर्म। उसी तरह से इससे भी 4, इससे भी 4, इससे भी 4, बहुत सारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता रहता है। तो स्पर्म बन गए, कैसे बने, स्पर्मियोजेनेसिस से बने। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हुआ, 2 स्टेप हुए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के 3 चरण है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, वृद्धि विकास हुआ। वृद्धि विकास होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन हुआ।
तो 2n से n सेल का फॉर्मेशन हुआ और n सेल जो है वह क्या बना लिए, स्पर्म का निर्माण कर लिए। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया और इसी पूरे प्रोसेस को हम शुक्रजनन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अब आइए हम देखते हैं जो अभी शुक्राणु बने हैं वह शुक्राणु कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो शुक्राणु बने हैं ये मुख्यतः जो है 60 माइक्रोन के होते हैं, 60 माइक्रोन के होते हैं। तो ये कितने माइक्रोन के होते हैं, 60 माइक्रोन के। अब मैं आपको बता दूं जो स्पर्म यहाँ आप देख रहे हैं 4, एक कोशिका से 4 बने हैं, वह दिखाई कैसे पड़ते हैं, तो उनकी संरचना बिल्कुल इस तरह से होती है। ठीक, तो मनुष्य में क्या होता है, लगभग 60 माइक्रोन लंबे चम्मच आकार के स्पर्म दिखाई पड़ते हैं, जिनके ऊपर की तरफ एक बड़ा सा हेड होता है, बीच में मिडल पार्ट्स होता है और सबसे लास्ट में क्या होती है, टेल्स होती हैं। तो मानव का शुक्राणु प्रायः 3 भागों में विभेदित होता है, 3 भागों में बटा होता है। फर्स्ट पार्ट को हम हेड कहते हैं, सेकेंड पार्ट को हम मिडल पार्ट्स कहते हैं एंड थर्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। तो यह जो संरचना दिख रही है यह मानव के स्पर्म की संरचना है। मानव का जो स्पर्म है, मानव का जो शुक्राणु है वह इस संरचना के जैसे दिखाई पड़ता है, जिसमें हेड, मिडल, ये आपका हेड हो गया इतना पूरा, यह मिडल पोर्शन हो गया और यह क्या हो गया, टेल हो गया। तो ये हम इनकी विशेष संरचना के बारे में जानते हैं। तो हेड क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उसके सबसे ऊपर की तरफ एक अंडाकार संरचना विथ न्यूक्लियस के साथ पाई जाती है, जिसको हम हेड के नाम से जानते हैं, सिर कहते हैं। तो सिर क्या होता है, एक अंडाकार संरचना होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक, और सबसे ऊपर एक संरचना आप देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्रोसोम है। और यह एक्रोसोम जो है हेड के ऊपर उभरी हुई संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसका निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है। ठीक, तो यह जो आप देख रहे हैं एक्रोसोम किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है, गाल्जी बॉडी। ठीक, तो एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, गाल्जी बॉडी करता है। एक्रोसोम होता कहाँ है, हेड के ऊपर एक टोपी आकार की संरचना पाई जाती है जो गाल्जी बॉडी की बनी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। इसका हम फंक्शन जान लेते हैं। एक्रोसोम के द्वारा जो है हाइलोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावन किया जाता है, या इसको हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। तो जो आपका एक्रोसोम है उसके द्वारा स्पर्म लाइसिन या हाइलोरोडिनेज नामक एंजाइम का स्रावन किया जाता है, जो यहाँ लिखा गया है हाइलोरोडिनेज। यह एंजाइम किससे स्रावित होता है, एक्रोसोम से स्रावित होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जब शुक्राणु स्विमिंग करते हुए तैरते तैरते जाता है किसके पास, एग के पास, अंडाणु के पास, तो जो इसका एक्रोसोम वाला रीजन है वह सबसे पहले, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ अंडाणु हो गया और यहाँ आपका शुक्राणु जा रहा है, तो सबसे पहले जो पार्ट्स टकराएगा यही क्या होगा, एक्रोसोम होगा। एक्रोसोम जैसे ही जाकर के एग से टकराता है कि इसकी जो भित्ति होती है या हाइलोरोडिनेज नामक एंजाइम्स के द्वारा पेनिट्रेट हो जाती है, छिद्रित हो जाती है, इसको हम स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। तो जो हाइलोरोडिनेज एंजाइम होता है वह इस भित्ति को पेनिट्रेट कर देता है, इससे स्पर्म का जो हेड है वह यहाँ से निकल करके इसके न्यूक्लियस से जाकर के जुड़ जाता है। तो हाइलोरोडिनेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, अंडाशय की भित्ति को पेनिट्रेट करना, छिद्रित करना। कहाँ से निकलता है, एक्रोसोम से निकलता है। उसके नीचे हेड आता है, हेड के नीचे क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक, अब नीचे आप आएंगे तो मिलेगा आपको मिडल पार्ट्स। यहाँ जो संरचना दिख रहा है इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया जहां भी होता है उसका नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। यानी इसका मेन फंक्शंस क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा को उपलब्ध कराना, क्योंकि इसको स्विमिंग करना पड़ता है, देर तक तैरना पड़ता है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है
ये स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी देता है। जब तक स्पर्म स्विमिंग करता रहता है, किससे एनर्जी लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट में पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? एनर्जी देना, जिससे शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब नीचे आप आएंगे तो टेल है। नीचे आप आएंगे तो क्या है? यहाँ आपको दिख रहा है टेल, और टेल का फंक्शन क्या होता है? तैरने में सहायता करना, क्योंकि यह तैरता है लिक्विड मीडियम में। लिक्विड मीडियम कहाँ होता है? सीमेन, वीर्य के अंदर या शुक्राणु पाया जाता है। तो इसका जो टेल होता है वो उसको लिक्विड मीडियम में तैरने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से ऐसा रचना शुक्राणु की है। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, जिसका नाम है हेड, मिडिल पार्ट्स और टेल। तो यह मानव का शुक्राणु बन गया। प्रक्रिया कंप्लीट हो गई आपकी स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे मेन काम आपको करना क्या है कि वीडियो को जो है, जितने भी वीडियो अभी तक आपने देखा है उसको आपको अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी मित्र लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं उन तक मटेरियल पहुँचेगा तो उनको भी पढ़ने में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वह दूर होंगी। तो इसी के साथ जो है स्पर्मियोजेनेसिस आपका पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जिसकी बात करेंगे वह होगा ओजेनेसिस के बारे में, अंडजोन के बारे में।